हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है, इट इज द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टी। ओके, केमिकल रिएक्शन होती है कि एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो है कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन जो है कि एक मेथड होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल या उसके फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करना है। इज दैट क्लियर? ये डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन इट इज द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टी। ओके, केमिकल इक्वेशन इट इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन विद देयर सिंबल और फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आप इसे नोट डाउन कीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिए। हो गया? वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ओके, अभी जो है कि बड़ी बड़ी हेडिंग लगाओ, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो है कि हम डीपली पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मैंने आपको अभी बताया। केमिकल रिएक्शन कोई एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है कि कोई भी न्यू सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टी। ओके, इज दैट क्लियर? बट केमिकल रिएक्शन एक्चुअली बनती किन किन से है? एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में दो मेन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड दूसरा ये कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें क्या सब्सटेंस मिल रहा है। जो सब्सटेंस हम केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए लेते हैं उस सब्सटेंस को बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद जो बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज द सब्सटेंस which takes part in chemical reaction. Okay, and product, it is the substance which is formed with new property after chemical reaction finished. Okay, is that clear? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इतना क्लियर हो गया? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्लियर हो गया, ठीक है। रिएक्टेंट होता है भाई कोई भी सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हम जो है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराने के लिए ले रहे हैं। और प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हमें न्यू सब्सटेंस मिल रहा है विद न्यू प्रॉपर्टी, उसे कहते हैं प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? ये तो हो गया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। बट कहाँ केमिकल रिएक्शन होती है, आप पहचानोगे कैसे? इसके लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन की। ओके, इसे लिखो, मैं तुरंत इसे रफ करने जा रहा हूँ। हो गया? हो गया? वीडियो पॉज करके कर लेना। ओके, अभी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आप पहचानोगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं? उसके लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, एक मिनट, थोड़ी मार्कर बैंक नहीं। ओके, नंबर 1 है एवोल्यूशन ऑफ गैस। नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बनना, ठीक है। नंबर 3 है चेंज इन कलर। नंबर 4 चेंज इन टेम्परेचर। नंबर 5 है चेंज इन स्टेट।
ये रही 5 कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी केमिकल रिएक्शन की कि आप पहचानो कि कैसे केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। बच्चों एक्चुअली जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो या तो उस केमिकल रिएक्शन में से गैस एवल्यूएट होती है, गैस निकलती है, या फिर जो है कि प्रेसिपिटेट बनता है, या फिर उस केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट में जो है कि उसके कलर में चेंज आता है, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज या फिर इंक्रीज होता है, या फिर उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। ओके, इन 5 कैरेक्टरिस्टिक से हम पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ गैस डालू। एवोल्यूशन ऑफ गैस समझते हैं, रेस्ट ऑफ को मेरा कर देता हूँ। ओके, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, तो बच्चों कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो है कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो क्या करते हैं, गैस एवोल्यूएट करते हैं। ओके, गैस निकलने से हम पता लगा लेते हैं कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास जो है कि जिंक है, यदि जिंक को मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में उसे डिप कर दूं या डिसॉल्व कर दूं, तो क्या होगा, मुझे मिलेगी जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस। एक्चुअली क्या है कि जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड में जो है कि जिंक को डिप करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिससे कि हमें एक्चुअली पता पड़ती है कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बताया था अभी मैंने, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बच्चों जब भी आप पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो उसमें येलो कलर की प्रेसिपिटेट मिलती है, जिससे कि हमें एक्चुअली पता पड़ जाती है कि भाई यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके, इज दैट क्लियर? हमें जो येलो कलर की प्रेसिपिटेट मिलती है वो मिलती है हमें लेड आयोडाइड की, ठीक है, लेड आयोडाइड की हमें येलो कलर की प्रेसिपिटेट मिलती है, जिससे कि हमें पता पड़ जाती है कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। कैसे पहचाना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कौन से कलर की होती है, येलो कलर की। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में या फिर कह सकते हैं लिक्विड में डिसॉल्यूबल नहीं होता, डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, इनसॉल्युबल पार्ट को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। इज दैट क्लियर? इसे नोट डाउन करो क्योंकि बोर्ड में जगह कम है। नेक्स्ट अभी करवाता हूँ इसके तुरंत बाद, ठीक है, रफ कर दीजिए, हो गया, ठीक है, कर देता हूँ। बच्चों ये तो हो गया एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बट नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं, पांचवी करानी है। चेंज इन टेम्परेचर, इसका मतलब ये हो गया कि केमिकल रिएक्शन यदि हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन में या केमिकल रिएक्शन के चलते या तो टेम्परेचर उस रिएक्शन का या प्रोडक्ट या उस रिएक्शन में टेम्परेचर या तो डिक्रीज कर जाएगा या फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, जिससे कि हमें पता पड़ जाएगी कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता है तो हम कह सकते हैं रिएक्शन नहीं हो रही है, वो स्टॉप है, रेस्ट में है वो। इज दैट क्लियर? जैसे कि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, वो वाला जिंक वाला और सल्फ्यूरिक एसिड वाला, हम उसे भी ले सकते हैं दोबारा से, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड वाला, ये भी ले सकते हैं। जब ये रिएक्शन होती है तो भी क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, जिससे कि हमें पता पड़ जाती है जहां केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ये हो गया। अगर ये नहीं तो एक और भी रिएक्शन है, यदि मैं कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड कर दूं या फिर कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी इस वाले मिस्टेक हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे कि क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। आप
इसे प्रैक्टिकल करके देखना आपके लिए। आपके स्कूल में लेबोरेटरी होगी, वहाँ प्रैक्टिकल करके देखना इसका, कि आप जो है कि कैल्शियम ऑक्साइड लेना, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सिलेक्ट लाइम, ठीक है। क्विकलाइम में जो है कि आप वाटर ऐड करना, जैसे ही वाटर ऐड करते हो तुरंत क्या हो जाएगा, उस बेकर को टच करके देना, वो गर्म हो जाएगा। गर्म होने का मतलब ये हो गया कि वो हीट हो रहा है, हीट होने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है, इसके बाद मैं यही कर देता हूँ, यहाँ आ जाएगा। फोर्थ है चेंज इन कलर, ठीक है। चेंज इन कलर बच्चों, चेंज इन कलर, जो चेंज इन कलर का मतलब ये है कि यदि कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसा कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमें लेमन से मिल सकता है, तो मैं यहां लेमन जूस कर दूं, ठीक है। सिट्रिक एसिड को या फिर लेमन जूस को, या कैसा भी कर सकते हो, सिट्रिक एसिड भी या फिर लेमन जूस को। सिट्रिक एसिड को जो है कि मैं इसमें पोटेशियम परमैंगनेट में, पोटेशियम परमैंगनेट, यदि मैं सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट में ऐड कर दूं, एक्चुअली पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है। जैसे ही मैं उस पर्पल कलर सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट में इस सिट्रिक एसिड को, लेमन जूस को डालता हूं, तो तुरंत क्या हो जाएगा, इसका पर्पल कलर जो था ना इसका, वो कलरलेस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं पोटेशियम परमैंगनेट में, जो कि पर्पल कलर का है, उसमें सिट्रिक एसिड ऐड करता हूं, तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा, वही सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। हमें ये पता पड़ जाएगी कि वहां केमिकल रिएक्शन हुई है। इज दैट क्लियर? अभी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट, ठीक है, वो मैं यहां लिख देता हूं, चेंज इन स्टेट, नोट डाउन करते जाना साथ ही साथ, ठीक है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, इसका मतलब ये हो गया कि हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ओके। वहां से हम पता लगा लेंगे कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसा कि एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, जो कि आपकी बुक में भी दे रखा है, वैक्स का, जो कैंडल होती है ना, जो कैंडल होती है, एक्चुअली कैंडल हमारे पास सॉलिड स्टेट में होती है, कैंडल सॉलिड स्टेट में तो है। जैसे ही जो है कि आप इस कैंडल को बर्न करते हो, जैसे आप इसे कैंडल को बर्न करते हो, तो यही सॉलिड स्टेट चेंज होगा, ये सॉलिड से किसमें चेंज हो जाएगी, लिक्विड में और गैस में। एक्चुअली जब हम कैंडल जलाते हैं तो गैस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ओके, और वैक्स पिघल के लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। इज दैट क्लियर? ये एग्जांपल है चेंज इन स्टेट, जो कि हम पहचान सकते हैं कैंडल के थ्रू, कि जो कैंडल जो है वो सॉलिड स्टेट में है, जैसे ही हम उसे बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में निकलती है और ये लिक्विड में चेंज हो जाती है। जैसे कि हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभय चित्तौड़, एंड जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, ओके। एंड आज मैं आपको इस लेक्चर में समझाने जा रहा हूँ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड एंड केमिकल इक्वेशन, लेट्स डू स्टार्ट, ओके। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है बच्चों? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो सबसे पहले ये जान लो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये होती है कि यदि किसी भी एलिमेंट के एटम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ सेम है या दोनों तरफ इक्वल है, उस इक्वेशन को बोलेंगे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होगी जिसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट के एटम इक्वल होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। एटम्स आर equal in both side, in both side, is that clear?
बैलेंस्ड इक्वेशन समझ में आया। अब ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि जहाँ डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की साइड इक्वल ना हो, उस इक्वेशन को बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, यहाँ लिख देता हूँ मैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ केमिकल को। ओके, ओनली सी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों की तरफ जो है कि अलग अलग एलिमेंट के एटम की जो संख्या है वो इक्वल ना हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों की तरफ, ठीक है। अनइक्वल एटम, अनइक्वल एटम, ये तो समझ लिया हमने कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बट व्हाट अबाउट यदि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रखी है तो हम उसे जो है कि बैलेंस किस तरीके से करेंगे। ओके, हेडिंग लगाओ बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे यदि आपको जो है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रखी है। हेडिंग डालो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ओके, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यदि आपको कोई भी ऐसी इक्वेशन दे रखी है जो कि अनबैलेंस है, आप उसे बैलेंस कैसे करोगे। जैसे कि मैं कोई रिएक्शन ले लेता हूँ, ये है H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, ये मेरे पास कोई इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। उसे जानने के लिए क्या है कि ये साइड होगी हमारी रिएक्टेंट की साइड और ये वाली साइड होगी प्रोडक्ट की। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि दोनों तरफ जो है कि अलग अलग एलिमेंट के एटम की जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बराबर है, हाइड्रोजन इक्वल है। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है बट यहाँ ऑक्सीजन का एक ही एटम है, ठीक है। तो हम इसे बैलेंस किस तरीके से करेंगे जरा देख लो। यदि यहाँ मैं 2 लगा दूं तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, 2H2, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 × 2 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो मैं भी यहाँ क्या कर देता हूँ, 2 ऐड कर देता हूँ, 2H2, तो कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 बता रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, समझ में आया। एक और रिएक्शन ले लेता हूँ, जैसे कि 1 मिनट में देख लेता हूँ। ओके, जैसे कि एक और रिएक्शन, एक और इक्वेशन ले देता हूं मैं, जैसे कि Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। ये आपको एक और इक्वेशन दे रखी है, आपको ये पता लगाना होगा क्या ये एक बैलेंस इक्वेशन है या फिर अनबैलेंस इक्वेशन है। यदि बैलेंस इक्वेशन है तो आपको इसे बैलेंस करना पड़ेगा, यदि ये अनबैलेंस इक्वेशन है तो आपको ये बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो कि बैलेंस है या नहीं है। यहाँ Mg कितने हैं, 1, यहाँ Mg कितने हैं, 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो। अभी जरा आप चेक करो, यहाँ 2 Mg हो गया, Mg कितने हैं, 2, यहाँ Mg कितने हैं, 2, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इज दैट क्लियर, समझ में आया आपको, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। चलो एक और रिएक्शन एक और इक्वेशन देता हूँ मैं। एक और इक्वेशन है Ca प्लस H2O गिव्स आउट CaOH, एक मिनट, प्लस हाइड्रोजन, मात्र में थोड़ी कम है, Ca प्लस H2O गिव्स आउट CaOH, CaOH प्लस H। अभी जरा ये चेक करो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, हम जरा चेक करते हैं, आप मेरे साथ काउंट करोगे। 1 कैल्शियम है इधर,
यहाँ 1 कैल्शियम है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन 1 एंड 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1। इसका मतलब ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? अभी मैं और इक्वेशन देता हूँ आपको, मैं BaCl2 + H2O ये ले लेता हूँ, बुक से देख लेता हूँ मैं। जैसे कि BaCl2 + H2SO4 gives out BaSO4 + HCl। अब ज़रा इसे आप बैलेंस करो, ये रही इक्वेशन, इसे आप बैलेंस करो। कैसे करोगे? यहाँ वही सबसे वही पुराना मेथड और कुछ नहीं है। काउंट कर लो सबसे पहले तो एटम, यहाँ बेरियम कितना है 1, यहाँ बेरियम कितना है 1, बराबर है। यहाँ क्लोरीन कितना है 2, यहाँ क्लोरीन है 1, समझ गए? यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन है 1। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 1, मतलब क्लोरीन भी 1 है इधर, और इधर हाइड्रोजन भी 1 है। और इधर की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन दोनों ही 2 है। या ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन है 4, यहाँ ऑक्सीजन है 4, सल्फर 1, सल्फर भी 1। इसका मतलब हमें जो है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक बात याद रखना कि जहाँ हाइड्रोजन यहाँ क्लोरीन लगा रहेगा तो हमें बस वहीं से देखना है। जैसे कि ये क्लोरीन ये रहा 2, यहाँ 2 है क्लोरीन, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, यदि मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? भाई यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया और क्लोरीन कितना हो गया 2, यहाँ आप चेक कर लो कितना है, चेक कर लो, 2 ही तो क्लोरीन है यहाँ और 2 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो आशा करता हूँ आपको ये बैलेंसिंग, किसी भी अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करते हैं, तो ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी बेस्ट। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है अभय चित्तौड़, और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, आप जो है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हो, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। अभी स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 5 टाइप्स। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अभी हम समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं बच्चों दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction. In a combination reaction, 2 or more element can combine to form a compound, 2 or more compound can combine to form a new compound. बच्चों मैं आपको समझाता हूँ, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है वो एक्चुअली ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं और किसी एक नए सब्सटेंस में कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड सब्सटेंस जो है कंबाइंड होते हैं और वो कोई एक कंपाउंड बनाते हैं या फिर कोई एक सब्सटेंस बनाते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ देखो एक एग्जांपल दे रखा है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है कि कंबाइन होते हैं, यदि बोला जाए तो मैग्नीशियम को जो है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, हमारे पास 2 सब्सटेंस है, 2 से कितना बन गया? एक सब्सटेंस बन गया। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसे A + B गिव्स आउट AB। ठीक है, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं नीचे, ये रहे, ये जो है कि केमिकल रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे कि SO3 + H2O, यदि हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही एग्जांपल हैं। जैसे कि N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। हमारे पास 2 सब्सटेंस थे हमारे पास। ठीक है, दोनों कंबाइन होगी, कितना सब्सटेंस मिला हमें? कोई एक नया सब्सटेंस मिला। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, कोई एक ही प्रोडक्ट मिलता है तो हम उन्हें बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे और समझ लेना आप। ठीक है, अब चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों? समझाता हूँ मैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कि जस्ट अपोजिट होती है किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 का 1 मिलता है, या 2 या 2 से ज़्यादा जितने कंबाइंड होते हैं हमें 1 मिलता है वहाँ। बट यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें जो है 2 या 2 से ज़्यादा कोई हमारे पास कोई एक ही सब्सटेंस होगा
वह ब्रेक डाउन होने के बाद जो है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है। ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, PbNO3 का PbNO3 को हीट किया जाता है तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये रहे। जैसे कि 2KClO3 गिव्स आउट 2KCl प्लस 3O2, ठीक है। ये क्या, हमारे पास कोई एक सब्सटेंस था, हीट करने के बाद क्या हो गया, वो दो सब्सटेंस में चेंज हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, डिकम्पोज हो गया। जैसे कि ये एग्जांपल किसका हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये और भी एग्जांपल दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ लेना, कॉपी में कर लेना, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। चलो पढ़ते हैं क्या है। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है यदि कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की जगह ले ले, या कह सकते हैं कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से रिप्लेस कर दे या डिस्प्लेस कर दे, तो उसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यदि हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड को डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, उधर जो जिंक है वह कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर को जिंक उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है और बनाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। When a piece of magnesium metal is placed in a copper sulfate solution, then magnesium sulfate solution and copper metal are formed. यहाँ भी हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें कि हमने मैग्नीशियम को डाला, या मैग्नीशियम की कोई रॉड होगी वह हमने डाली उसमें, तो क्या कर दिया, मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली बेस होती है उसकी रिएक्टिविटी सीरीज पे ऑफ द मेटल। किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कोई भी एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। जैसे कि सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वह है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। गोल्ड की सबसे लीस्ट है, ठीक है। गोल्ड को कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, बहुत ही ईजी है पहचानना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्चुअली आयंस का एक्सचेंज होता है, कैटायन और एनायन ये दोनों अपनी जगह चेंज करते हैं, उसी को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है और सिल्वर नाइट्रेट को हमने जो है कि सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहाँ क्या है, जो सिल्वर है वह अभी हमारे पास किसके साथ है, NO3 के साथ है, बट प्रोडक्ट की साइड हमारे पास किसकी तरफ है, प्रोडक्ट में हमारी तरफ है क्लोरीन के साथ, ठीक है। जो हमारे पास NO3 है, जैसे कि हम कहते हैं जो NaCl है ना हमारे पास, जो Na जो है अभी वो किसके साथ चला गया, NO3 के पास, ठीक है। यहाँ एनायन और कैटायन की एक्सचेंज चलती है, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रही और एग्जांपल MgCl2 प्लस 2KOH गिव्स आउट MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2KCl। यहाँ गौर करो Mg और OH दोनों ने क्या किया है, अपनी जगह चेंज की है। इज दैट क्लियर। HCl प्लस NaOH, यहाँ भी देखो जरा, यहाँ पे हाइड्रोजन ने और सोडियम ने हाइड्रोजन ने और OH ने दोनों ने अपनी जगह चेंज की है, हाइड्रोजन और OH ने दोनों ने अपनी जगह चेंज की है। ये वाला एग्जांपल देखो PbNO3 वाला, PbNO3 प्लस 2Ki गिव्स आउट PbI2 प्लस 2KNO3। ये भी किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है, ठीक है। अभी समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शंस कौन सी होती हैं, समझते हैं जरा। द अर्लियर कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज बेस्ड ऑन द एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है रिएक्शन, वो एक्चुअली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे ही डिपेंड करती है।
कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है वो समझते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। या फिर एक और तरीके से पहचाने हम, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यदि किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन भी उसके जस्ट अपोजिट है, हम ये कह सकते हैं जैसे कि जो रिडक्शन है हाइड्रोजन का लगना और ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का लगना और ऑक्सीजन का निकलना, उसे कहते हैं हम रिडक्शन। इज दैट क्लियर? अभी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह एजेंट होता है जो कि ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीजन देता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एक और तरीके से पहचान सकते हैं, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को रिमूव करता हो, वह सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को रिमूव करता हो, उसे भी हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा वो रिड्यूसिंग एजेंट वह होता है जो हाइड्रोजन देता है रिडक्शन कराने के लिए। हाइड्रोजन देने वाले को रिडक्शन करने के लिए बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीजन को रिमूव कराने वाले को, ऑक्सीजन को रिमूव कराने वाले सब्सटेंस को भी क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? अभी है द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो रहे हो उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये रहा एग्जांपल, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन देन कॉपर मेटल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। इधर देखो जरा, जो कॉपर ऑक्साइड हमारे पास जो है, कॉपर ऑक्साइड और H2, कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जो है हीट करते हैं तो क्या होता है? वो कॉपर में चेंज हो जाता है और H2O बन जाता है, ठीक है। ज़रा गौर करो, CuO कॉपर ऑक्साइड हमारे पास, कॉपर वहाँ जाके क्या होगा? अकेला हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? रिडक्शन ही तो होता है। ऑक्सीजन का निकलना होता है रिडक्शन, ठीक है। और हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, ऑक्सीजन का निकलना होता है रिडक्शन। और वहाँ देखो ज़रा H2O, हमारे पास H2 है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल देखो ज़रा, ऑक्सीडेशन बाय गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। CuO प्लस Mg गिव्स आउट Cu प्लस MgO। यहाँ हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ Mg है, और उधर देखो प्रोडक्ट साइड पे क्या है? कॉपर प्लस MgO। कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन निकला तो मतलब रिडक्शन हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम पे ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? एक रिएक्शन ये रही, Fe प्लस O2 गिव्स आउट Fe2O3, ठीक है, Fe2O3। अब जो है यहाँ जो फेरस है वहाँ से ज़रा गौर करो, ऑक्सीजन जो है कि कहाँ जा रहा है? जो O2 है वो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं ना, इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन अकेला है। उधर देखो ज़रा, एक ऑक्सीजन वहाँ दो Fe2O3 हो गया ना वहाँ, ठीक है। यहाँ क्या हो गया? ऊपर वाले रिडक्शन हो गया, नीचे वाले में ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब समझते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब ऑक्सीडेशन का हमारी एवरीडे लाइफ में क्या रोल है, क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑन food. The damaging effect of oxidation on metals is studied as corrosion, and that as on food is studied as rancidity. Thus, there are two common effects of oxidation reactions which we observe in daily life. These are corrosion of metal and rancidity of food. बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत से जो मेटल होते हैं उनमें जो है कि काई लग जाती है, काई मतलब कोरोजन, ठीक है। काफ़ी मेटल होते हैं, और हमारे घर में जो खाना रखा रहता है वो भी क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। वो किस कारण ख़राब हो जाता है? वो एक्चुअली ऑक्सीडेशन की वजह से ही ख़राब हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन की वजह से ही जो हमारे घर में खाना रखा हुआ रहता है वो ख़राब हो जाता है, और बाहर मेटल पड़ा हुआ वो भी ख़राब हो जाता है, उसमें क्या लग जाता है? काई लग जाती है। समझते हैं कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जब एयर और मॉइस्चर
जब एयर और मॉइस्चर जो है कि किसी भी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वह प्रोसेस होती है क्रोजन। ये क्या करता है, किसी भी मेटल को धीरे 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 उसे बेकार कर देता है। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। जो आयरन की जो रस्टिंग होती है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन एक्चुअली आयरन के लिए रस्टिंग स्पेशल वर्ड रखा है। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। ठीक है। अभी देखो ये वाली एक रिएक्शन दे रखी है रस्टिंग ऑफ आयरन की, कि आयरन में रस्ट कैसे लग जाती है। ये हमारे पास आयरन रहा 4Fe प्लस 3O2 प्लस H2 2XH2। ठीक है। ये मॉइस्चर हो गया, ये एयर हो गई और ये मेटल हो गया, मेटल हो गया। अब मेटल मालूम है, मैंने अभी बताया था मेटल में कोरोजन तभी लग सकता है, किसी भी मेटल में कोरोजन तभी लग सकता है जब एयर और वाटर दोनों साथ ही उस पर अटैक करे। यदि ओनली एयर अटैक करेगी तो भी रस्ट नहीं लग सकती, या फिर ओनली वाटर ही अटैक करेगा तो भी रस्ट नहीं लग सकती। ठीक है। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड ये है रस्ट का फॉर्मूला। हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, ये एग्जांपल, ये जो फार्मूला किसका है, रस्ट का फार्मूला है। ठीक है। 2Fe2O3.XH2। ठीक है, इसे ध्यान रखना। अब ये रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मतलब होता है खाने का सड़ना। कोई भी हमारी जो खाने की चीज़ होती है वह क्या हो जाती है, वो सड़ जाती है। किसके कारण, ऑक्सीडेशन के कारण। वहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा था। ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो जाता है, खाना खराब हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑल्सो हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट on foods containing fats and oils. When the food material prepared in fats and oils are kept for a long time, they start giving unpleasant smell and taste. The fat and oil containing food material which give unpleasant smell and taste and are said to be become rancid. हमारे घर में जो फूड रखा रहता है, जो ऑयली वाला फूड या फिर कैसा भी फूड रखा हुआ रहता है, तो रखने के थोड़े क्या होता है कि टाइम के बाद उसमें से थोड़ी खट्टी सी बदबू आने लगती है, खट्टी सी स्मेल आने लगती है, और अजीब टाइप की अजीब टाइप का टेस्ट भी आने लगता है उसमें से। वो क्या हो जाता है, उसे हम कहते हैं रैंसिड फूड। रैंसिड फूड मतलब एक सड़ा हुआ कह सकते हैं उसे। ठीक है। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। रेंसिडिटी को आप जो है कि बचा सकते हो, आपका फूड ख़राब ना हो, ख़राब होने से आप उसे बचा सकते हो। कैसे, आप जो है कि अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद जो है ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। एक और तरीका है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन अ एयर टाइट कंटेनर। आप जो है आपका खाना है वो ख़राब ना हो, उसे आप बचा सकते हो यदि ऐसी जगह पर रखो वहाँ जो एयर जो है काफ़ी काफ़ी टाइट एयर होनी चाहिए वहाँ, मतलब ओनली एयर होनी चाहिए। ठीक है। यदि वहाँ मॉइस्चर पाया गया तो वहाँ ऑक्सीडेशन के कारण वह फूड ख़राब हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर। तो यहाँ हमारा ये भी लेक्चर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।